नमस्कार, वहां स्वागत है आपका। दो प्रदेश खबर विशेष में आपके साथ सचिन पाटिल। चुनाव आयोग ने सोमवार को दूसरे चरण के एसआईआर का ऐलान कर दिया है। दूसरे चरण में 12 राज्यों में एसआईआर किया जाएगा, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। चुनाव आयोग के अनुसार दूसरे चरण में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण किया जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त के अनुसार जिन राज्यों में एसआईआर किया जाएगा उन सभी राज्यों की मतदाता सूचियां आज रात 12 बजे फीस कर दी जाएंगी। उस सूची के सभी मतदाताओं को बीएलओ की तरफ से विशिष्ट गणना प्रपत्र दिए जाएंगे। इस गणना प्रपत्रों में वर्तमान मतदाता सूची के सभी आवश्यक विवरण होंगे। अब ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं क्या है ये एसआईआर, क्या है ये पूरी प्रक्रिया। ये चुनाव आयोग की एक प्रक्रिया है। इसे वोटर लिस्ट अपडेट की जाती है। कैसे अपडेट की जाती है ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, इनमें 18 साल से ज्यादा के नए वोटर्स को जोड़ा जाता है। जो अब 18 साल के हो चुके हैं उन्हें जोड़ा जाएगा। ऐसे लोग जिनकी मौत हो चुकी है उन्हें हटा दिया जाएगा। जो शिफ्ट हो चुके हैं उनके नाम हटाए जाते हैं, यानी कि जो पहले कहीं और रहते थे और अब कहीं और चले गए हैं तो उनका नाम हटा दिया जाएगा। वोटर लिस्ट में नाम पते में हुई गलतियों को भी ठीक किया जाता है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, उसमें कोई समस्या है तो उस समस्या को भी आप ठीक करवा सकते हैं। तो 12 राज्यों की लिस्ट जहां अब ये एसआईआर होगा। अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़ भी उसमें एक राज्य है, आपको बताते हैं। 12 टोटल राज्य हैं। गोवा भी उनमें एक राज्य है, यहां भी एसआईआर की प्रक्रिया होगी। गुजरात इसमें एक नाम है, वर्तमान में गुजरात में बीजेपी की सरकार है। केरल इसमें से एक राज्य है। सबसे पहले एसआईआर हाल ही में बिहार में हुआ, वो पहला चरण था। और अब दूसरे चरण में 12 राज्यों में यह होगा, जिसमें पश्चिम बंगाल भी है। तो यह प्रक्रिया पहले भी कई बार हो चुकी है और अब फिर से शुरू हुई है। और अभी हाल ही में ये बिहार में हुई थी। अब दूसरे चरण में 12 राज्यों के नाम है इस लिस्ट में जहां एसआईआर की प्रक्रिया होगी। सीनियर जज जस्टिस सूर्यकांत देश के 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकते हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस भूषण आर गवई ने सोमवार को केंद्र सरकार से इनके नाम की सिफारिश करते हुए केंद्रीय कानून मंत्रालय को अगले मुख्य न्यायाधीश के लिए जस्टिस सूर्यकांत के नाम का प्रस्ताव भेजा है। दरअसल सीजेआई गवई ने 23 नवंबर को पद से वो मुक्त हो रहे हैं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत भारत के मुख्य न्यायाधीश के बाद सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश हैं और भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख बनने की कतार में अगले स्थान पर हैं। नियुक्ति के बाद न्यायमूर्ति सूर्यकांत 24 नवंबर को अगले मुख्य न्यायाधीश बनेंगे और 9 फरवरी 2027 तक लगभग 15 महीने तक इस पद पर बने रहेंगे। 53वें सीजेआई सूर्यकांत होंगे 10 फरवरी 1962 को। और इनका बचपन बहुत ही साधारण परिवेश में बीता। प्रारंभिक पढ़ाई गांव के स्कूल से पूरी की। गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार से ग्रेजुएशन किया। 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस में राज्योत्सव की ओपनिंग सेरेमनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री के प्रवास को लेकर राजधानी रायपुर से लेकर नवा रायपुर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं। इन रूटों पर प्रशासन ने भारी वाहनों की नो एंट्री घोषित कर दी है। वहीं आम लोगों के लिए रूट डायवर्जन भी किया गया है। पीएम मोदी का काफिला माना एयरपोर्ट से नवा रायपुर के कई प्रमुख स्थलों तक जाएगा। देख रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को देखते हुए पुलिस और प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। 1 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नया रायपुर कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। खुद एडीजी दीपांशु काबरा ने सुरक्षा की कमान संभाली है, जिनके साथ 5 एडीजी, 12 डीआईजी
और 2000 से ज्यादा जवान तैनात रहेंगे। 1 नवंबर को सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक नया रायपुर में भारी वाहनों की एंट्री पूरी तरह बैन रहेगी। प्रधानमंत्री का रूट यानी माना एयरपोर्ट से लेकर सेक्टर 24, स्वागत विहार और कार्यक्रम स्थल तक का रास्ता पूरी तरह सील रहेगा। आम लोगों के लिए भी एयरपोर्ट तिराहा, काया बांधा, CBD बिल्डिंग रोड, मंत्रालय और मेफेयर रोड से सेक्टर 24 तक का रास्ता बंद रखा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी का मिनट टू मिनट कार्यक्रम सुबह 7:35 पर दिल्ली से रायपुर के लिए रवाना, सुबह 9:45 पर राजधानी रायपुर पहुंचेंगे। एयरपोर्ट से सीधे सत्य साई हॉस्पिटल जाएंगे। सुबह 10 बजे से लेकर 10:35 तक सत्य साई हॉस्पिटल में रहेंगे। साई हॉस्पिटल में दिल की बात कार्यक्रम में शामिल होंगे। सुबह 10:45 से 11:30 तक ब्रह्मा कुमारी में आयोजित कार्यक्रम, सुबह 11:45 से लेकर 12:10 तक पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी की मूर्ति का अनावरण, दोपहर 12:15 से लेकर 1:15 तक नए विधानसभा भवन का लोकार्पण, दोपहर 1:30 से लेकर 2:15 तक ट्राइबल म्यूजियम का लोकार्पण, दोपहर 2:30 बजे से लेकर 4 बजे तक राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल। शाम 4:25 को रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली के लिए रवाना। वहीं राज्योत्सव समारोह में आने वालों के लिए पार्किंग की विशेष व्यवस्था की गई है। 16 स्थानों पर पार्किंग जोन बनाए गए हैं। इन पार्किंग जोनों से लोगों को लाने और ले जाने के लिए 100 ई-रिक्शा चलाई जाएंगी। माना एयरपोर्ट से सेक्टर 2 और 24 तक सड़क में आना जाना बंद रहेगा। एयरपोर्ट से नए विधानसभा परिसर तक जाने वाली सड़क भी बंद रहेगी। राज्योत्सव मैदान और एयरपोर्ट के बीच वाला रास्ता भी बंद रहेगा। 1 नवंबर को पीएम मोदी छत्तीसगढ़ प्रवास पर आ रहे हैं। राजधानी रायपुर में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं, ये रायपुर का एयरपोर्ट है जहां पर तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ रजत जयंती महोत्सव यानी कि राज्योत्सव में शामिल होने के लिए राजधानी रायपुर के 1 दिन के प्रवास पर आ रहे हैं। ऐसे में वे अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। सुरक्षा से लेकर के पीएम मोदी के दौरे को लेकर के तमाम तरीके की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। अगर बात करें तो ट्रैफिक व्यवस्था के लिए करीब 2000 जवानों को तैनात किया जाएगा। इसके अलावा 12 DIG और 5 से अधिक IG उनके साथ मौजूद रहेंगे उनकी सुरक्षा में। साथ ही साथ प्रत्येक कार्यक्रम में जहां पर भी पीएम मोदी जाएंगे वहां पर IG रैंक के अधिकारी को उस जगह का प्रभारी बनाया जाएगा और सुरक्षा की व्यवस्था देखेंगे। वहीं केंद्रीय जांच एजेंसियां भी सुरक्षा में तैनात रहेंगी। SPG जो है पीएम मोदी की सुरक्षा के लिए रहेगी। ये मैं आपको रूट दिखा दूं, रूट भी जो है वो यहाँ पर जारी कर दिया गया। 1 नवंबर को किसी भी तरीके का भारी वाहन, ट्रक, बस, इस तरीके की गाड़ियां जो हैं वो एयरपोर्ट से लेकर के नवा रायपुर तक उनके लिए नो एंट्री रहेगी। साथ ही आम लोग जो राज्योत्सव स्थल जाएंगे उनके लिए भी वैकल्पिक रूट जो है वो ट्रैफिक की ओर से जारी किया गया है। वहीं राज्योत्सव स्थल पर अलग से ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो की गई ताकि जो आम लोग वहां पर पहुंचेंगे उनके लिए अलग पार्किंग व्यवस्था और अलग रूट जो है वो निर्धारित किया गया ताकि पीएम मोदी की सुरक्षा में किसी प्रकार की चूक ना हो। इसका पूरा ध्यान जो है वो रखा जा रहा है और अधिक से अधिक जवानों को उनकी सुरक्षा के लिए तैनात किया जाएगा। कैमरा पर्सन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सैन, NS 24/7 रायपुर। छत्तीसगढ़ इस बार अपनी स्थापना का रजत जयंती वर्ष मना रहा है। छत्तीसगढ़ का यह राज्योत्सव बेहद खास होने जा रहा है, लेकिन अब प्रदेश में संस्कृति को लेकर सियासत गर्म हो गई है। कांग्रेस ने जहां बाहरी कलाकारों को बुलाने और छत्तीसगढ़िया कलाकारों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है, वहीं सरकार सभी कलाकारों को सम्मान देने की बात कह रही है। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में 5 दिनों के राज्योत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र होंगे। राज्योत्सव को खास बनाने के लिए बॉलीवुड कलाकार बाबा हंसराज रघुवंशी से लेकर कैलाश खेर तक 5 दिनों में अपनी प्रस्तुति देंगे। भूमि त्रिवेदी, आदित्य नारायण और अंकित तिवारी की भी प्रस्तुति होगी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को आमंत्रित करने की बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग आते भी हैं। इससे विभागीय योजनाओं के प्रचार में तो मदद मिलती ही है। राज्योत्सव का आकर्षण बढ़ा, लोगों में दिखा उत्साह। लोक कलाकार आरू साहू, ऐश्वर्या पंडित और निर्मला ठाकुर देंगी प्रस्तुति। 1000 छत्तीसगढ़ी कलाकारों को मिलेगा मंच। लोकगीत और लोक नृत्य से गूंजेगा राज्योत्सव। प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत पारंपरिक नृत्यों से होगा। राज्योत्सव में बाहरी बनाम स्थानीय कलाकार विवाद गरमाया।
छत्तीसगढ़ी संस्कृति की झलक दिखाएंगे स्थानीय कलाकार। 5 दिन तक चलेगा लोक संस्कृति का महोत्सव। छत्तीसगढ़ के बाहर से कलाकारों को आमंत्रित किए जाने को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाया है। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा, बाहरी कलाकारों को आमंत्रित करने के लिए सरकार के पास बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों के लिए सरकार के पास बजट नहीं है। दूसरी ओर कैबिनेट मंत्री केदार कश्यप ने 2 टूक लहजे में कहा कि छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए पर्याप्त मंच मिलेगा। राज्य उत्सव में अभी राज्य स्थापना दिवस है और 25वें स्थापना दिवस सरकार मना रही है, लेकिन राज्य से बाहर के बड़े बड़े कलाकारों को आमंत्रित कर रहे हैं। फिल्मी कलाकार भी है, बॉलीवुड कलाकार भी है, उनके लिए सरकार के पास करोड़ों रुपए बजट है, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकार के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और कहीं न कहीं हमेशा उपेक्षित होते रहे हैं। इसलिए कम से कम सरकार को अपने हमारे स्थानीय छत्तीसगढ़ के स्थानीय कलाकारों के लिए भी समुचित बजट की व्यवस्था करनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी भरपूर अवसर मिलेगा और उनके लिए भी मंच है, सभी के लिए, और ये हमारे देश के ही कलाकार। छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव को खास बनाने के लिए बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को बुलाया जा रहा है। कैलाश खेर से लेकर आदित्य नारायण और भूमि त्रिवेदी जैसे कलाकार मंच पर जलवा बिखेरते नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को भी बड़े पैमाने पर मंच मिलने का दावा किया जा रहा है। इसके बाद भी प्रदेश की संस्कृति बनाम बाहरी कलाकारों को लेकर सियासत तेज हो गई है। ऐसे में यह देखना होगा कि प्रदेश के कितने कलाकार अपनी कला का प्रदर्शन कर पाते हैं। राज्योत्सव में छत्तीसगढ़िया कलाकारों को कैसा रेस्पॉन्स मिलता है। गौरव शर्मा, रायपुर, INH न्यूज। मध्य प्रदेश वाकई गजब है। प्रदेश में पुलिस आरक्षक की विधवा को मात्र 33 रुपए प्रति माह पेंशन मिल रही है। वित्त विभाग अनुमति नहीं दे रहा है। अब मामला हाईकोर्ट में है। रिपोर्ट देखिए। उन्नीस 1971 में रिटायर्ड पुलिस आरक्षक का 1985 में निधन हुआ। उनकी पत्नी मिथिलेश को पेंशन और रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले भत्तों के लिए केस लड़ना पड़ा। 13 अगस्त 2005 को न्यायालय ने उनके पक्ष में फैसला दिया। इसके बाद भी विभाग ने उन्हें पेंशन का लाभ ही नहीं दिया। तब से लेकर अब तक ये मामला सिविल कोर्ट से हाई कोर्ट के बीच झूल रहा है। इस दरमियान कांस्टेबल की विधवा को सिर्फ 33 रुपए महीने पेंशन मिल रहे हैं। इसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा। पूरे मामले को देखें तो पुलिस आरक्षक ने 23 साल पुलिस विभाग में नौकरी की और 1971 में इस्तीफा दिया। 1985 में मृत्यु होने के बाद उनकी पत्नी को पेंशन नहीं मिली। मामला सिविल कोर्ट पहुंचा और 2005 में उनके पक्ष में फैसला आया। इसके बाद भी पेंशन नहीं मिली तो 2006 में मामला हाई कोर्ट पहुंचा। 2017 में न्यायालय ने ये माना कि याचिकाकर्ता को पेंशन और ग्रेच्युटी की पात्रता नहीं है। इस फैसले को 2017 में चुनौती दी गई। 2018 में न्यायालय ने पूर्व आदेश को निरस्त कर दिया। 21 जनवरी 2019 को न्यायालय ने एग्जीक्यूशन की कार्रवाई ये कहते हुए समाप्त कर दी कि याचिकाकर्ता को ग्रेच्युटी पेंशन का भुगतान हो चुका है। इसके बाद 2020 में फिर याचिका दायर की गई, लेकिन पेंशन नहीं मिल पाई। अब न्यायालय ने 2 महीने में फुल पेंशन दिए जाने के निर्देश जारी किए हैं। 33 रुपये, क्योंकि 1985 में इनके पति की मृत्यु हो गई थी, तो उस टाइम की सैलरी के हिसाब से जो एंटीसिपेटरी पेंशन बनती वो 33 रुपये है। अब अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन मिल जाती और सारी चीज़ों का दोबारा से रिकैलकुलेशन होगा, रीफिक्सेशन होगा, तो उनकी पेंशन बढ़ जाएगी। पर चूंकि फाइनेंस डिपार्टमेंट से परमिशन नहीं मिली है, तो जो 1985 में प्रोविजनल पेंशन मिलती है उन्हें, वही पेंशन आज दिनांक तक मिल रही है।
पुलिस विभाग और वित्त विभाग ने इस मामले में एक बार हाई कोर्ट में संतोषजनक जवाब नहीं दिया और अब कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सप्ताह में फुल फाइनल पेंशन नहीं देने पर मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी और श्योपुर जिले के एसपी को कोर्ट में उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत करना होगा। हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है जिसे विचित्र किंतु सत्य कहा जा सकता है। एक आरक्षक की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी मिथिलेश श्रीवास्तव पिछले 40 साल से अपनी हक की फाइनल पेंशन की लड़ाई लड़ रही हैं और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट श्योपुर से होते हुए ये लड़ाई अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पहुंची है और पिछले 20 साल से वित्त विभाग पुलिस विभाग को अनुमति नहीं दे रहा है और इसकी वजह से मिथिलेश जो कि शंकर लाल श्रीवास्तव की पत्नी हैं और अपनी पेंशन के लिए लगातार भटक रही हैं, लेकिन उनको प्रोविजनल पेंशन के रूप में अभी भी पिछले 20 साल से लगातार 33 रुपये महीना की पेंशन मिल रही है, जिसकी लड़ाई अब हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में पहुंची है। आज भी इस मामले में सुनवाई हुई है और अब इस मामले में कारगर एक्शन और त्वरित कार्रवाई न होने पर 2 सप्ताह में पुलिस विभाग, डीजीपी और श्योपुर के पुलिस अधीक्षक को एक नोटिस जारी किए गए हैं और उनसे कहा गया है कि अगर 2 सप्ताह के भीतर मामले का निराकरण नहीं हुआ तो उन्हें 2 सप्ताह के भीतर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ में उपस्थित होना पड़ेगा। लेकिन संयोग है कि इस तरह के इस मानवीय आधार के मामले में एक महिला अपना जीवन बसर कैसे कर रही होगी जिसे मात्र 33 रुपये महीना पेंशन मिल रही हो। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। भोपाल से आपको बड़ी खबर बताते हैं जहां SIR पर PCC चीफ जीतू पटवारी का बयान आया है। बीजेपी सरकार लोगों को डराना चाहती है, ये कहा है PCC चीफ पटवारी ने। बिहार में भी 65 लाख वोट काटे गए थे, आज तक चुनाव आयोग ने हिसाब नहीं दिया। ये आरोप उन्होंने लगाया है चुनाव आयोग पर। कांग्रेस लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। SIR के बहाने बीजेपी वोट चोरी करना चाहती है। कांग्रेस हर बूथ पर BLO बनाकर इस पर नजर रखेगी। तो बहुत बड़ा बयान PCC चीफ जीतू पटवारी का। आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में दूसरे चरण के लिए SIR प्रक्रिया की घोषणा की है और अब इस पर PCC चीफ मध्य प्रदेश जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देगी। उन्होंने कहा है SIR के बहाने बीजेपी वोट चोरी करना चाहती है। उन्होंने कहा है कांग्रेस हर बूथ पर नजर रखेगी कि ये प्रक्रिया किस तरीके से चल रही है। उन्होंने कहा बीजेपी सरकार लोगों को डराना चाहती है। उन्होंने कहा बिहार में भी 65 लाख वोट काटे गए थे और आज तक चुनाव आयोग ने इस बात का हिसाब नहीं दिया। तो ये बड़ा आरोप लगाया है PCC चीफ जीतू पटवारी ने चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी लोगों को डराना चाहती है। तो आज ही चुनाव आयोग ने दूसरे चरण के लिए 12 राज्यों में SIR यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इस प्रक्रिया की घोषणा की है। 2 प्रदेश खबर विशेष में फिलहाल इतना ही, लेकिन INS 24/7 पर लगातार जारी है खबरों का सिलसिला। आप देखते रहिए हमारे साथ। INS 24/7। नमस्कार।